प्रकृति में असाधारण सुंदरता अक्सर धीरे धीरे बनती है। किसी फेदर का रंग थोड़ा और चमकदार हो जाता है, किसी टेल की लंबाई बढ़ जाती है, किसी पैटर्न में और सिमेट्री आ जाती है। लेकिन कभी कभी इवोल्यूशन इतनी दूर निकल जाती है कि परिणाम बायोलॉजी से कम डिजाइन ज्यादा लगने लगता है। और दक्षिण पूर्व एशिया के प्राचीन जंगलों में एक बर्ड ने यह सीमा पूरी तरह पार कर दी। उसके कलर्स, उसके पैटर्न्स, उसकी मौजूदगी ऐसी लगती है मानो नेचर ने पहली बार सर्वाइवल से ज्यादा अपीयरेंस पर ध्यान दिया हो। और जो वहां बना वो सिर्फ सुंदर नहीं था, वो लगभग असंभव था। प्रकृति में कुछ जीव सुंदर दिखते हैं और कुछ इतने असामान्य कि दिमाग उन्हें वास्तविक मानने में समय लेता है। ऐसा ही एक बर्ड पश्चिमी चीन के घने पहाड़ी जंगलों में रहता है। गोल्डन फेजेंट जब ये चलता है तो ऐसा लगता है जैसे जंगल के बीच आग का एक टुकड़ा गुजर रहा हो। सिर पर सुनहरी क्रेस्ट, गहरा लाल शरीर, नीले पंख और गर्दन पर नारंगी काले पैटर्न जो खुलते समय किसी आर्मर जैसे लगते हैं। इतने अलग रंग कि लगता है जैसे कई अलग जीवों के हिस्सों को जोड़कर बनाया गया हो। लेकिन इसकी दुनिया उतनी चमकीली नहीं। ये रहता है अंधेरे फॉरेस्ट में, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे पहुंचती है। और शायद यही इसकी सबसे अजीब एडेप्टेशन है। शैडो में ये लगभग गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही कैनोपी के बीच से लाइट अंदर आती है, इसके रंग अचानक चमक उठते हैं, कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस अंधेरा। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि यही कॉन्ट्रास्ट इसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। लगातार दिखाई देने वाली ब्यूटी धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है, लेकिन अचानक दिखने वाली ब्यूटी याद रह जाती है। और इस ब्यूटी की कीमत भी है। ब्राइट कलर्स बनाए रखने के लिए सही न्यूट्रिशन चाहिए। फेदर्स खराब हुए तो चमक खत्म, मतलब इसका अपीयरेंस सीधे इसकी हेल्थ दिखाता है। नेचर में ब्यूटी सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, वो एविडेंस होती है। और शायद सबसे स्ट्रेंज बात, इंसानी दिमाग इस बर्ड को नेचुरल नहीं मानता। इतने सैचुरेटेड कलर्स, इतने परफेक्ट पैटर्न्स कि ये इवॉल्व्ड कम डिजाइन ज्यादा लगता है। लेकिन आगे भारत के जंगलों में एक और बर्ड इंतजार कर रहा है, जहां ब्यूटी रंगों से नहीं स्केल से बनती है। अगर पृथ्वी पर किसी एक बर्ड को सबसे ज्यादा लोग सुंदर मानते हैं तो शायद वो यही है। लेकिन जितना सुंदर उतना ही अजीब। इंडियन पीफावल, मेल पीफावल की लंबी ट्रेन 200 से भी ज्यादा इलोंगेटेड फेदर्स से बनी हो सकती है, और हर फेदर पर चमकते हुए आई स्पॉट्स जो रोशनी बदलते ही जीवित पैटर्न जैसे लगने लगते हैं। मिलकर ये नेचर के सबसे बड़े डिस्प्ले स्ट्रक्चर्स में से एक बनाते हैं। और सबसे स्ट्रेंज बात, इनका लगभग हर हिस्सा सर्वाइवल को मुश्किल बनाता है। भारी, बहुत विजिबल, घने जंगल में चलना कठिन, प्रेडेटर्स के लिए आसानी से दिखने वाला। सीधी बात करें तो ऐसा बर्ड एफिशिएंट नहीं होना चाहिए। फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी फीमेल चॉइस ने इसे और एक्सट्रीम बना दिया। लंबी ट्रेन, ज्यादा आई स्पॉट्स और ज्यादा परफेक्ट सिमेट्री। धीरे धीरे ऑर्नामेंट ही इसकी पहचान बन गया। यहां तक कि डार्विन भी इससे परेशान हो गए थे। उन्हें लगा इतनी इम्प्रैक्टिकल ब्यूटी एवोल्यूशन से मेल नहीं खाती। लेकिन बाद में एक अलग जवाब मिला, सेक्सुअल सिलेक्शन, जहां सर्वाइवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेट चूज किया जाना। अगर ब्यूटी रिप्रोडक्शन बढ़ा दे तो नेचर उसकी कीमत स्वीकार कर लेती है। लेकिन पिकॉक में एक और लेयर छिपी है। ये आई स्पॉट्स दिमाग के बहुत पुराने रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करते हैं। कई एनिमल्स और इंसान भी आई लाइक पैटर्न्स देखकर इंस्टिंक्टिवली रुक जाते हैं। शायद इसी वजह से जब पिकॉक अपनी ट्रेन फैलाता है तो वो सिर्फ सुंदर नहीं लगता, वो परसेप्शन को कंट्रोल करता हुआ महसूस होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में
एवोल्यूशन ने इससे भी अजीब कुछ बनाया, बहुत छोटा, लेकिन इल्यूजन बनाने में लगभग असंभव। पहली नजर में ये बर्ड बाकी बर्ड्स जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगता। भूरे फेदर्स, जमीन पर रहने की आदत, कोई बहुत चमकदार रंग नहीं। लेकिन दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ये ऐसा प्रदर्शन करता है जो प्रकृति की सबसे अजीब चीजों में से एक माना जाता है। सुपर्ब लायर बर्ड मेल अपनी लंबी टेल फेदर्स को ऊपर उठाता है और अपने शरीर के चारों तरफ एक चमकदार पर्दा बना लेता है। जंगल की फिल्टर्ड लाइट में वो स्ट्रक्चर लगभग होलोग्राम जैसा दिखाई देता है, जैसे हवा में कोई शेप बन रही हो। लेकिन असली चीज दिखने में नहीं है, आवाज में है। लायर बर्ड शायद पृथ्वी का सबसे महान मिमिक है। दूसरे बर्ड्स, कैमरा शटर, चेन सॉ, कार अलार्म, यहां तक कि पूरे साउंडस्केप को कॉपी कर सकता है। कुछ इंडिविजुअल्स लगातार कई आवाजें बिना गलती दोहरा सकते हैं और माना जाता है कि ये एबिलिटी इसलिए विकसित हुई क्योंकि फीमेल्स उन मेल्स को प्रेफर करती थीं जिनकी परफॉर्मेंस ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। धीरे धीरे ये बर्ड जंगल की मेमोरी बन गया, एक लिविंग रिकॉर्डर। लेकिन फिर जंगल बदलने लगे और उसके साथ ये भी बदल गया। आज कुछ लायर बर्ड्स कोर्टशिप डिस्प्ले में आर्टिफिशियल साउंड्स भी शामिल करते हैं। मशीन्स की आवाज इवोल्यूशन का हिस्सा बनने लगी। मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन अब सिर्फ जंगलों को नहीं बदल रही, वो वाइल्ड एनिमल्स के बिहेवियर में भी दर्ज हो रही है। और शायद यही सबसे स्ट्रेंज बात है। नेचर की ब्यूटी फिक्स्ड नहीं होती, वो उसी दिशा में बदलती है जहां एनवायरनमेंट उसे धकेलता है। कभी जंगल और अब कभी हम। लेकिन सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में एक और बर्ड इंतजार कर रहा है, जो ब्यूटी को आवाज से नहीं रंग से नियंत्रित करता है। इतना इंटेंस ब्लू कि वो वास्तविक नहीं लगना चाहिए। कुछ बर्ड्स सुंदर होते हैं और कुछ इतने असामान्य कि कैमरा भी उन्हें नकली जैसा दिखाता है। ऐसा ही एक बर्ड सेंट्रल और साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में रहता है, ब्लू कोटिंगा। इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने पूरे शरीर को इलेक्ट्रिक ब्लू रंग में रंग दिया हो। कोई पैटर्न नहीं, कोई शेड नहीं, सिर्फ कलर। लेकिन इसकी सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि इसके फेदर्स में ब्लू पिगमेंट होता ही नहीं, एक भी नहीं। तो फिर यह ब्लू कैसे दिखता है? लाइट। इसके फेदर्स की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कुछ वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करती है और बाकी एब्जॉर्ब। मतलब जो ब्लू हम देखते हैं वो वास्तव में कलर नहीं, एक ऑप्टिकल इफेक्ट है। अगर फेदर की स्ट्रक्चर टूट जाए तो ब्लू गायब हो जाएगा। ये बर्ड टेक्निकली ब्लू नहीं है, ये ब्लू बना रहा है। और एवोल्यूशन ने इस सिस्टम को अविश्वसनीय प्रिसिजन तक रिफाइन किया। साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो पता चला फेदर्स के अंदर टाइनी अरेंजमेंट्स लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, लगभग एक बायोलॉजिकल ऑप्टिकल सिस्टम की तरह। शायद इसी वजह से घने रेन फॉरेस्ट में ऊंचाई पर बैठा ये बर्ड दूर से भी चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ऐसी ब्यूटी की कीमत होती है ह्यूमिडिटी, पैरासाइट्स, न्यूट्रिशन की कमी। इनमें से कुछ भी इस इल्यूजन को तोड़ देता है। इसलिए इसकी सुंदरता स्थायी नहीं, हर दिन थोड़ी कम होती है और फिर दोबारा बनाई जाती है। एक टेम्परेरी इल्यूजन जिसे जीवन लगातार रिपेयर करता रहता है। लेकिन ये भी अंतिम नहीं है, क्योंकि अभी एक आखिरी बर्ड बाकी है, इतना असामान्य कि कुछ पुराने किस्सों में उसे पृथ्वी का नहीं माना गया। पापुआ न्यू गिनी के पहाड़ी जंगलों की गहराई में एक ऐसा बर्ड रहता है जो शायद पृथ्वी का सबसे अविश्वसनीय दिखने वाला पक्षी हो। रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया मेल के शरीर से निकलती हैं 2 सफेद टेल रिबन, इतनी लंबी कि कई बार उसके पूरे शरीर से कई गुना ज्यादा। जब वो उड़ता है
तो वे पीछे ऐसे बहती हैं जैसे हवा में रोशनी की दो पतली धाराएं तैर रही हों। और सामान्य लॉजिक से देखें तो ये डिजाइन असफल होना चाहिए। ब्रांचीज में फंसना, उड़ान धीमी होना, ज्यादा एनर्जी खर्च होना, प्रेडेटर्स से बचना मुश्किल होना। फिर भी हर जनरेशन में ये टेल्स और लंबी होती गईं। क्यों? क्योंकि फीमेल्स ने उन्हें चुना, फिर चुना और फिर चुना। धीरे धीरे सर्वाइवल पीछे चला गया और डिस्प्ले आगे। सेक्सुअल सिलेक्शन ने इस स्पीशीज को एफिशिएंसी से बाहर धकेल दिया, सीधे एग्जैजरेशन तक, और शायद उससे भी आगे। लेकिन इसके जंगल अलग थे, लंबे समय तक आइसोलेटेड, कम प्रेडेटर्स, अलग कंपटीशन, एक ऐसी जगह जहां एवोल्यूशन को एक्सपेरिमेंट करने का समय मिला। और शायद यही उन सभी बर्ड्स का हिडन ट्रुथ है जिन्हें हमने देखा। नेचर में ब्यूटी डेकोरेशन नहीं होती, वो प्रेशर होती है। एक ऐसी फोर्स जो शरीर बदल सकती है, बिहेवियर बदल सकती है, फिजिक्स तक बदल सकती है। और कभी-कभी जब इकोसिस्टम्स लंबे समय तक स्थिर रहते हैं तो वही फोर्स जीवन को इतनी एक्सट्रीम दिशाओं में धकेल देती है कि वो हमें नेचुरल लगना बंद हो जाता है। क्योंकि इंसान एवोल्यूशन से एफिशिएंसी की उम्मीद करता है, लेकिन एवोल्यूशन सिर्फ सर्वाइवल का पीछा नहीं करती, वो रिप्रोडक्शन का पीछा करती है। चाहे परिणाम एक्स्ट्रावैगेंट हो, फ्रेजाइल हो या खतरनाक रूप से दिखाई देने वाला। और शायद इसी वजह से ये बर्ड्स हमें इतने स्ट्रेंज लगते हैं, क्योंकि ये याद दिलाते हैं कि समय मिलने पर जीवन सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो ऐसी चीजें बनाता है जो सर्वाइवल से भी आगे निकल जाती हैं। और शायद आज रात भी कहीं क्लाउड फॉरेस्ट्स, माउंटेन वैलीज और बारिश से भीगे जंगलों में ये बर्ड्स अब भी मौजूद हैं, अंधेरे के बीच किसी दूसरी दुनिया के टुकड़ों की तरह, चुप लेकिन वास्तविक,